किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, सभी के दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार। Morning to all of you. Before I start the session, I'd like to thank the entire team of Danicharan as well as Sabine Women's College Varna. See, why do we need CPR and what is the importance of CPR? Today we discussed and we talked about CPR, basically a life-saving techniques. With the help of CPR, you can save the life. See, the maximum number of deaths occurred in this country, that is due to severe and massive cardiac arrest. Now the point is that how do we minimize this death ratio? For that, American Cardiology Society, basically it's the Society of America, which deals with each and every problems of the heart related or cardiac related issues. That come up with two programs. One is ACLS, Advanced Cardiac Life Support, and second one is BLS. Now what is the difference between ACLS and BLS? Make it clear. ACLS stands for Advanced Cardiac Life Support, which is comprises of all the emergency cardiac medicine, especially used in hospital premises. Whereas BLS stands for cardiopulmonary resuscitation. हर शब्द का अपना एक वास्तविक, सी का मतलब होता है आपका कार्डियक, जिसको हम दिल बोल सकते हैं, हृदय कह सकते हैं। पी का मतलब होता है आपका पल्मोनरी सिस्टम, जिसको आप लंग्स बोलेंगे, फेफड़ा के लिए। आर का मतलब होता है रिसस्सिटेशन, रुके हुए चीज को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही सीपीआर। अब अमेरिका जैसे देश में इसकी जानकारी वहाँ के आम नागरिक में, एवरेज सिटीजन्स को है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, यहाँ इसको जानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है केवल 2% है। 2% लोगों को इसकी जानकारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है किसी को इसकी जानकारी नहीं। हर साल एक टीम मैक्स आके न्यू दिल्ली से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू में आती है, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ्स को ट्रेन करने के लिए। 3 दिन की वर्कशॉप होती है और इस 3 दिन के वर्कशॉप में वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में और बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सरप्राइज होंगे जान करके कि दे विल चार्ज अराउंड 50 to 70,000 रुपीस फ्रॉम ईच डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स। For doctors and paramedical staff is okay, fine, but this technique is for the common people. आपको पता है अभी हाल में ही एक बहुत ही फेमस सिंगर की मौत हुई थी, तो बता सकते हैं उसका नाम क्या है? एब्सोल्युटली। कॉन्सर्ट के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। हृदय गति रुकने का मतलब कार्डियक अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई, उसमें ये रिवील हुआ कि AK could have been saved if CPR was given on time. Not only that, हमारे प्रदेश का एक जाना माना चेहरा कॉमेडी का राजेश, जिसके मंच पे आने से ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वर्कआउट के दौरान जिम में अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला जिम के दौरान वर्कआउट में मौत। यही नहीं, हमारी फर्टिलिटी के बहुत ही फेमस कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जन जो दिल्ली के रहने वाले, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने हजार बाईपास सर्जरी की हुई। सुबह मॉर्निंग उठते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वापस जिम से लौटते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं घर चलने के लिए। उसी दूरी पे पहुंचते हैं, अचानक धीरे धीरे रुकती है, वो खत्म हो जाता है। The question is कि ये सारे लोग सुविधाओं से लैस हैं, किसी के पास
किसी चीज की कमी नहीं, हम आपसे बहुत डिफरेंट लाइफ शेयर करते हैं। डॉक्टर, कारण इनके मौत का ये था कि इनके आसपास रहने वाले लोगों को सीपीआर की जानकारी नहीं थी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जानकारी नहीं थी। अगर वो सीपीआर की जानकारी होती तो डॉक्टर साहब बचते, क्योंकि उनके ड्राइवर्स को इसकी जानकारी नहीं थी। जिस दिन में राजू श्रीवास्तव वर्कआउट करता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी नहीं थी, वहाँ के पर्सनल इंस्ट्रक्टर को इसकी जानकारी नहीं थी। अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन के तहत 3 मिनट की अवधि उसने निर्धारित की। 3 मिनट का जो समय है वो गोल्डन पीरियड है। व्यक्ति के जमीन पे फ्लोर पे गिरने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पता करना है कि वो व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, और इसी 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सीपीआर को एग्जीक्यूट करना है, मतलब क्रियान्वित करना है, सीपीआर को देना है। देखिए, एक इंग्लिश में फ्रेज है, लिसनिंग इज द बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओनली अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड लर्नर। तो बहुत ध्यान से चीज सुनिएगा। किसी भी चीज को सीखने के पीछे उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है। हम चीजें सीख क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि फ्लोर पे गिरने वाला व्यक्ति, जमीन पे गिरने वाला व्यक्ति कई कारणों से गिर सकता है। सेवरल रीजन हो सकते हैं। डायबिटिक है किसी को, शुगर लेवल डाउन हो, वो नीचे गिर जाता है। हम क्या करते हैं घरों में उसको चीनी नमक का घोल दे देते हैं, मिठाइयाँ खिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, मीन्स कोई मीठी चीज खिलाते हैं तो उसका जो शुगर लेवल डाउन हुआ है वो बैलेंस हो जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए। हॉस्पिटल में भी सेम एज इट इज होता है, उसको डेक्सट्रोज की बोतल चढ़ा दी जाती है, ग्लूकोज की बोतल जिसको बोलते हैं वो चढ़ाई जाती है, तो वो अनकॉन्शियस है तो वो होश में आ जाता है। आप उस व्यक्ति को सीपीआर तो दोगे नहीं, क्योंकि स्टिल उसका हार्ट पंप कर रहा है। गर्मी आ रही है, गर्मी में हीट स्ट्रोक कॉमन है, गर्म हवाएं जो चलती हैं, जिसकी वजह से फेंट करके कई लोग जमीन पे गिर जाते हैं। क्या करते हैं हम उनको साइड पे ले लेते हैं, पटरियों पे ले लेते हैं, ठंडी जगह पे ले लेते हैं, फेस पे पानी का छिड़काव देते हैं, उनको हम सीपीआर तो देते नहीं क्योंकि उनका हार्ट पंप कर रहा है। तो ऐसे सेवरल कॉज हो सकते हैं जमीन पे गिरने के। हमें फाइंड आउट करना है कि वो व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, और जो समय निर्धारित है वो कितनी मिनट का है? 3 मिनट। 3 मिनट का स्टैंडर्ड गोल्डन टाइम अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने बनाया है। ऑलवेज रिमेंबर 3 मिनट्स। इसी 3 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें करनी है, पता करना है कि वो जीवित है या मर चुका है, और इसी 3 मिनट में आपको सीपीआर एग्जीक्यूट करना है। अब हम आ जाते हैं कि सीपीआर क्यों करते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप बस स्टॉप पे हैं, आप भीड़-भाड़ के एरिया में हैं, अचानक आप किसी व्यक्ति को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता, उस व्यक्ति की सांस भी नहीं चलती। आप ये सब देख करके घबरा जाते हैं, घबरा के मदद के लिए चारों तरफ देखने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति को छाती पे, सीने पे, चेस्ट पे लगातार चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। सीपीआर बेहद ही नई और आसान तकनीक है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन इस तकनीक को सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। नाम से क्लियर, सडन मतलब होता है अचानक, कार्डियक मतलब होता है हृदय, अरेस्ट मतलब होता है अचानक हृदय गति के रुकने को हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। या लेमैन की लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर चुका है, सडन हार्ट तो पंप कर रहा है ना,
जिस दिन हार्ट पंप करना बंद करेगा तो मर जाएगा, यही है ना। अब टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम फेल हो जाता है, दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज्यादा। कोई बता सकता है हमारी नॉर्मल हृदय गति कितनी होती है? कोई रेशर है? कौन बता? हाँ बताओ, उसको माइक देना नीरज। नॉर्मल हृदय गति सुनाई एक बार फिर से बोलो। 72 बीट पर मिनट। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? सभ्यता? सुना नहीं। साकिता? अच्छा ठीक है। तो 72 बीट पर मिनट। खड़े हो एक सेकंड। एनीथिंग एल्स? कोई और बताएगा? इस सब इससे सहमत है। एक हिंदी में शब्द है भेड़चाल, ठीक है? भेड़चाल का मतलब समझते हो ना? पढ़े लिखे होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंट मीनिंग्स। अंतर क्या होता है कि बहुत गलत होगा। दुनिया में हर व्यक्ति गलत करता है, हर व्यक्ति गलती कौन नहीं करता है? तो स्वयं ईश्वर नहीं करते। अदरवाइज देश का प्रधानमंत्री भी गलती करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट जिसकी गलती जब तक नहीं पकड़ी जाती है तब तक बड़ा स्मार्ट है, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा ईमानदार है। और जिस दिन उसकी गलती पकड़ी जाएगी ना तो अच्छा ये काम कर सकते थे क्या? तो 72 बीट पर मिनट इसने बताया। आप सभी सहमत हो कि हार्ट रेट हमारा 72 बीट पर मिनट है? बताइए जल्दी फटाफट बोलिए बोलिए। हमारे संस्कृत में एक लाइन है, बचने किम दरिद्रता, बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस दिन आपके बोलने पे टैक्स लगा दिया ना, उस दिन आप सोचिएगा। तो बोलिए 72 बीट पर मिनट। आप सभी इनसे सहमत हैं? यस और नो बताइए। हो गया? एक चीज जान लीजिए कि हमारी जो हार्ट रेट होती है ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, हमेशा धड़कती रहती है, पंप करता रहता है। तो whenever anybody asks you that what's your normal heart rate, it is always we denote with range, that is between 60 to 100. मैडम बताइए 72 बीट पर मिनट, हमारा हार्ट रेट है 85. Do we say that is abnormal heart rate? 85. इनके हमेशा 72 बीट पर मिनट है, हमारा तो 85 है। तो मेरा तो नॉर्मल हार्ट रेट हुआ ना? क्यों हुआ? नहीं हुआ? हाँ या ना बताया? हाँ ना? मैंने क्या बताया आपको कि हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? 60 से 100 के बीच में। 85 कैसे नॉर्मल हुआ? तो नॉर्मल हार्ट रेट हुआ। ध्यान से चीजों को सुनिए। हम आपको बताएंगे ये जो सेशन हम दे रहे हैं, ये सेशन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया गया। We'll show you the pictures. पूर्वांचल के लगभग सिटिंग 18 डीएम्स को इसकी जानकारी दी गई, सबने किया। तो ये डिफरेंशिएट कर लीजिए हम और आप किस जगह पे खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज प्रधानमंत्री को भी नहीं कोई समझता, बबर से होता है, जब वो बैठता है तो उसके अलावा कोई नहीं बैठता है। हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज और सारे जजेस ने इसकी जानकारी ली, खुद किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बोलिए, the more you speak, the more you learn. अगले सेमेस्टर अगर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है। मेडिकल इज प्योरली ए टेक्निकल लैंग्वेज और इसको बता पाना और आसान लैंग्वेज में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि nobody knows कि हाँ रेडियल आर्टरीज कहाँ होती है। How many of you know that रेडियल आर्टरी कहाँ है? पता है आपको? नहीं पता? मेडिकल टर्म अगर मैं आपको गाइडलाइंस के हिसाब से बताऊंगा तो आप में से एक भी यहाँ नहीं बैठोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है। टेक्निकल लैंग्वेज है ना, जिस चीज को हमने सामान्य लैंग्वेज में लाया उसके पीछे का एम्स एंड मोटिव ये था कि लोगों के दिमाग में चीजें बैठे। तो बोलिए, जितना बोलिएगा उतना आपके लिए क्लियर होगा, क्योंकि आप कभी गलतियां करने की पूरी हकदार होते हैं।
टीचर्स हैं, आप हैं, आप हैं तो गलती कर रहे हैं। बोली उस लड़की ने खड़े होकर बोला, आई एम वेरी हैप्पी कि वो खड़े होकर बोली सकते टू बीट पर मिनट, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो सही है। लेकिन द पॉइंट इज कि हमारा हार्ट रेट कभी कांस्टेंट नहीं होता, स्थिर नहीं होता, चलता रहता है। दैट वुड बी 75, 85, 87, 90, 92 चलता रहता है, किसी का अधिक किसी का कम। 60 से 100 के बीच में अगर वो वेरी कर रहा है तो आपका सामान्य हार्ट रेट है। तो मैंने क्या आपको बताया, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज्यादा। तकनीकी रूप से हम इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इस स्थिति में दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। मस्तिष्क को जाने वाला जो रक्त संचार है, जो ब्लड फ्लो है, वो रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता। दिल के दौरे को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक, कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता, लेकिन दिल के दौरे की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो पॉसिबिलिटी है कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो। बच्चों देखिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 साल के लड़के को कार्डियक अरेस्ट होता है। हम नहीं समझते कि हम उसको कितना सीरियस ले रहे हो, बट फॉर मी इट्स रियली रियली मैटर ऑफ सीरियस कि 22 साल का लड़का है जिसको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, अचानक सुबह उठता है, काम करता है, हृदय गति रुकती है, खत्म हो जाता है। आपके पास 3 मिनट का है, आपके कैंपस में हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर्स बैठते हैं आपके कैंपस में, नहीं बैठते। सबसे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है संजय बर्नर का, या सबसे नियरेस्ट जो क्लिनिक है, इतना बड़ा कैंपस है, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, गोल्डन पीरियड कितना है, 3 मिनट का। व्यक्ति के जमीन पे गिरने के 3 मिनट के अंदर आपको पता करना है कि वो जीवित है, मर चुका है, और इसी 3 मिनट में आपको सीपीआर देना है। अब आप बताएं, ये जो सबसे नियरेस्ट क्लिनिक है, नर्सिंग होम्स है, या सबसे नियरेस्ट जो डॉक्टर्स हैं, क्या आप इस 3 मिनट के अंदर अंदर उसके पास पहुंच पाएंगे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नहीं पहुंच सकते। हाँ, उसके पास जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको इसकी जानकारी है तो जीवित वो उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा सकता है, उसके हार्ट को दोबारा रिवाइव करके, चालू करके जीवित हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। क्लियर कर लीजिए, डोंट लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, लर्न फ्रॉम योर ओन। अपनी सीखिए चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता, लेकिन दिल के दौरे की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अब जान जाते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का दौरा क्या होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां मरने लगती है। अधिकतर सडन कार्डियक अरेस्ट को पहले 10 मिनट के भीतर सामान्य किया जा सकता है। इस अंतराल में आपका मस्तिष्क जिंदा रहता है, यद्यपि दिल और सांस दोनों बंद हो चुके होते हैं। क्लिनिकल लैंग्वेज में, तकनीकी भाषा में हम इसे क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। ये सारी चीज बताने का ओवरऑल मेरा एक मकसद था, जो चीजें आप सीख रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो कि आप सीपीआर कर रहे हैं। सीपीआर किया जाता है, बताइए। हार्ट को रिवाइव करने के लिए। हार्ट को रिवाइव करने का मतलब सीधे शब्द में अगर कोई आपसे ले रहे हैं, पूछे इसे क्या कब करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। हाँ, बोलो बेटा, कब करते हैं? अभी आपको मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट। आप सब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आए ना? हाँ, किया नहीं किया? तो सीपीआर का किया जाता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट को ले मैन के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, व्यक्ति मर गया। भाई इतना जान जाओ कि खत्म हुआ व्यक्ति है, मर चुका व्यक्ति है, उसको आप सीपीआर कहते हैं। ये समझ में है? सीपीआर कब करते हैं?
कार्डियक अरेस्ट में कितनी देर के अंदर सीपीआर देंगे? ऑलवेज रिमेंबर द 3 मिनट। लेट्स कम टू द पॉइंट कि सीपीआर करते कैसे हैं। हम डॉक्टर्स इसको क्या बोलते हैं? मैनिक्विन बोलते हैं, आपके आम भाषा में डमी बोल दीजिए, लेकिन हम डॉक्टर्स को मैनिक्विन यूज करते हैं। The word is mannequin। तो जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते तो आंसर काफी बड़े हुआ करते थे, चीजों को याद कैसे किया जाए, तो उसकी टेक्निक्स हमारे सीनियर्स बताते हैं, टीचर्स नहीं बताते। टीचर्स आपको किताबी नॉलेज दे सकता है, लेकिन पढ़ाई कैसे किया जाए, स्मार्ट मूव कैसे किया जाए, वो करेक्ट सीनियर्स ही बता रहे। हम नए नए यहाँ से बनारस से गए हुए थे, और वो भी राजस्थान, स्टेट्स डिफरेंट, जयपुर अच्छा शहर था। पहली बार गया था तो पढ़ाई लिखाई में वैसे भी मन नहीं लग रहा था। व्हाइट कोट पहनने का बड़ा ही शौक था, मिलते ही व्हाइट कोट सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। भले आता जाता कुछ नहीं है, नॉर्मल हार्ट के बारे में पता ही नहीं, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो भाई 80 साल का बूढ़ा पैर छू रहा है, डॉक्टर साहब हमारे बच्ची को बचा लीजिए। तो we really realize this is a really very noble profession। अब चीजों को याद कैसे किया जाए तो वो सीनियर्स हमें बताते थे। एक शब्द उन्होंने बताया जिसको आप सुने होंगे तो सुने होंगे, वो शब्द था निमोनिक्स। निमोनिक्स सुना है? क्या होता है निमोनिक्स? तो बताएगा निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स वो तरीका जिससे हम किसी भी कठिन से कठिन सवाल के जवाब को आसानी लैंग्वेज में अपने भाषा में कन्वर्ट कर सकते। मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार, ठीक? उसकी एक लाइन है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सड़ पड़ा है। सिंपल लाइन है, लेकिन हम मेडिकल स्टूडेंट्स ये जानते थे कि इस लाइन से 10 पेज के आंसर कैसे लिखे जाते हैं। 10 पेज के आंसर कैसे लिखे जाते हैं हमें अच्छी तरीके से पता है। इसलिए आज भी हमसे कोई चीज पूछी जाती है तो हम इसी तरीके से इसलिए जवाब दे पाते थे कि वो लाइन हमारे दिमाग में जैसा सेट है। तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बनाए गए थे आंसर बनाने के लिए। फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस में जिसमें लाखों ड्रग्स हैं। हर ड्रग का यूज क्या होता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। आप एक ड्रग का याद कर सकते हो, डॉक्टर तो नहीं का एडवर्स इफेक्ट इम्पॉसिबल है। आंसर लिखना है आर्ट होता है, आप कैसे उसको लिखते हो, वाइवा में आप कैसे बोलते हो, दीज ऑल द थिंग्स आर आर्ट। पढ़ाई लिखना, पढ़ाई लिखाई करना ये कोई गारंटी नहीं कब एग्जाम में पास हो जाओ। दिन भर आप पढ़ते रहो, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो क्या होगा, आपने नहीं पढ़ाई। पढ़ाई जो की वो स्मार्टली पढ़ाई की, दैट इज द मैटर। और वो स्मार्टली पढ़ाई हमें सीनियर्स बता देते हैं, टीचर्स भी बताते हैं। वो कहते हैं सब पढ़ गया, सब पढ़ गया, इतनी मोटी किताब सब कहाँ से पढ़ गया। तो मनोहर कहानी है ना, ठीक है, मेडिकल साइंस की किताब थी, अच्छे अच्छे पसीना गिरा था उसको पढ़ना है। तो हमारा सीनियर हमारा तारा नाम था, जिसकी वजह से हम पास हो जाते थे। और पास हो जाए हमारा एक कमेंट टॉप नहीं करता। वो निमोनिक्स मैंने सोचा कि आम चाल भाषा में लोगों के दिमाग में कैसे बैठाया जाए, एक आम व्यक्ति के मन में कैसे बैठाया जाए जो इस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता है, उसको मैंने इजाद किया। वो निमोनिक्स क्या थे, वो सब नोट डाउन है निमोनिक्स। और 6 शब्द थे, अल्फाबेटिकल 6 शब्द थे, अंग्रेजी के 6 शब्द थे। वो 6 शब्द थे DRSABC, या कह सकते हैं डॉक्टर्स ABC। क्या कह सकते हैं, डॉक्टर्स ABC। D पहला शब्द, दूसरा R, तीसरा S, चौथा A, पांचवा B और छठा C। ये 6 शब्द आपने अंग्रेजी के याद रखे हैं तो आप कभी लाइफ में CPR नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। Even at the age of 100 years, somebody asks you कि CPR क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, आप आराम से इसको बता सकते। तो 6 शब्द क्या है, DRSABC। अब सबसे पहला शब्द क्या है,
डी, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर। हमें देखना है कि हमें या उस व्यक्ति को कोई खतरा है कि नहीं। हाईवे के बीचों बीच या भीड़ भाड़ के एरिया में कोई व्यक्ति लेटा हुआ है या गिरा पड़ा है, तो वहां जाके सीपीआर करना है या नहीं करना है? बताइए। नहीं करना है? ठीक है। हाईवे के बीचों बीच या भीड़ भाड़ के एरिया में अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो वहां जाके सीपीआर करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? साइड में लेंगे। साइड में लेंगे ना, सबसे पहले पटरियों पे लेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ियां आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उस गिरे हुए व्यक्ति को भी हार्म हो सकता है और आपको भी हो सकता है। तो हाईवे के बीचों बीच या भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ है तो वहां जाके सीपीआर करेंगे? नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उनको साइड में ले लेंगे, पटरियों पे ले लेंगे। फिर क्या चेक करेंगे? दूसरा क्या है? आर, आर फॉर रिस्पॉन्स, आर फॉर चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है या नहीं होश में है। मैंने आपसे बोला कि जमीन पे या फ्लोर पे गिरने के सेवरल रीजन हो सकते हैं, तो आप ये चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है या नहीं होश में है। कैसे चेक करेंगे? सिंपल चीज है आपको बताओ। दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं। दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? हो सकता है व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता न हो, या हो सकता है व्यक्ति की दोनों कान से सुनने की क्षमता न हो। व्यक्ति टेक्निकली डेफ हो, तकनीकी रूप से वो बहरा। जरूरी नहीं है गिनती वाले व्यक्ति के पांचों सेंस काम करते हो। तो दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी? हो सकता है कि एक कान से सुनने की क्षमता ना हो। अगर दोनों से भी ना हो, टेक्निकली डेफ हो, तब भी हम इतनी जोर से कंधे पे टैप तो कर रहे हैं, कंधे पे मार तो रहे हैं। अगर जवाब आ जाता है तो आप रुक जाइएगा। जवाब आ जाएगा तो आप सीधा देंगे? नहीं देंगे। अगर जवाब नहीं आता है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या है? एस, एस फॉर शाउट, एस फॉर शाउट। शाउट माने मदद के लिए चिल्लाना है। सीपीआर कितनी देर के अंदर स्टार्ट करेंगे? 3 मिनट। सबसे पहला शब्द क्या मैंने आपको बताया? डी, डेंजर, खतरे से उस व्यक्ति को किनारे लाना है। दूसरा क्या बताया? आर, रिस्पॉन्स चेक करना, दोनों कंधों पे टैप करना और दोनों कानों में पूछना क्या आप ठीक हैं। दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? हो सकता है व्यक्ति के एक कान से सुनने की क्षमता न हो। अगर दोनों से ही ना हो फिर भी हम इतनी जोर से कंधे पे मार तो रहे हैं। अगर जवाब आ जाता है तो आप चाहिएगा, जवाब नहीं आता है तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या है? एस, एस फॉर शाउट। शाउट माने मदद के लिए चिल्लाना है। कोई मदद करो, ऐसे नहीं। क्यों? आप सभी सोच रहे हैं कोई मदद कर रहा है। मदद कैसे मांगते हैं? किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट करके जल्द से जल्द। आप डॉक्टर्स को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए अभी। आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में कोई शक नहीं है कि मुझे बुलाना है और इनको यकीन है कि इन्हें बुलाना है। दूसरा, इससे एक और चीज क्लियर और कंफर्म हो जाती है कि आप सभी को समझ में आ गया है कि मैं इस इमरजेंसी टीम का कमांडर हूं। जो मैं बोलूंगा वही आपको करना है, आपको मेरी बस मदद करनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एडर की सिर्फ यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है कि सही चीज करे, उससे बड़ी स्पेशली हमारे देश में क्या है कि गलत होने बदले। अगर 5 मिनट में यहाँ खड़ा रहा और आप सभी को लगा कि इनको नहीं पता है यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ 2 जूते लेके 3 मुझे करके इन 2-3 के जूते मुझे निकले ही ना, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेंजर,
खतरे को भागते हुए व्यक्ति को तुरंत इमीडिएटली किनारे पे लेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करेंगे, कंधों पे मार के और कान में पूछ के, उसके बाद एस शाउट, मदद के लिए चिल्लाना है। फिर अगला स्टेप क्या है? ए को हम छोड़ देते हैं, ए को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इच्छा होगी तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। अगला क्या है इसके बाद? बी फॉर ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग। आप सब भूल जाइए आज के सेशन के बारे में, मैं उदास करूंगा। बी अगर आप बोलते हैं तो मेरे मन में थोड़ी नाराजगी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बी जो है, ब्रीदिंग जो है, ये निश्चित करेगा कि व्यक्ति की सांसें चल रही है या नहीं चल रही। उसी के बेस पर आप आगे सीपीआर करोगे या नहीं करोगे, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे चेक करते हैं? व्यक्ति के छाती और पेट वाले हिस्से को, छाती और पेट वाला हिस्सा, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट, और स्टमक आप बोल लीजिए, छाती और पेट वाले हिस्से को आप देखेंगे। कितनी देर तक देखेंगे? 10 सेकंड। कितनी देर तक देखेंगे? 10 सेकंड। 11 सेकंड नहीं, 9 सेकंड नहीं, कितनी देर तक देखेंगे? 10 सेकंड। देखिए सिंपल फंडा है, अपने हाथ की हथेली को अपने मुंह के पास ले लीजिए, ठीक। और जब आप सांस छोड़िएगा तो वो सांस आपकी हथेली से लिटरली टकराएगी। वो गर्म सांसें आपको फील होगी आपकी हथेली पे टकराएंगे। सेम एज इट इज, कोई व्यक्ति बेहोश होकर नीचे गिरा पड़ा हुआ है, डायबिटिक कारण हो सकता है, शुगर हो सकता है, व्हाटएवर द रीजन, बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ है, अपने कानों को उस व्यक्ति के मुंह और नाक के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश है, मरा नहीं है, कार्डियक अरेस्ट नहीं किया है, ठीक है, बेहोश है। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल डाउन हो गया उसका। सांस चली उसकी, कान को मुंह और नाक के पास ले गए, आपने चेक किया, कितनी देर तक चेक किया? 10 सेकंड तक चेक किया। 1000% आपको वो सांसें आपके कान पे टकराएगी। लिटरली आपका ये जो कान का पिन है उस पे ये फील होगा, वो सांस छोड़ेगा तो वो सांसें टकराएगी, आपको 100% फील होगा। ये गाइडलाइन क्या कहती है आपको पता है? गाइडलाइन ये कहती है, देखिए ये सारी टेक्निक अमेरिका ने बना तो दी, लेकिन ये भूल गया कि ये दोनों चीजें, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इंस्टीट्यूट इन हॉस्पिटल, बट डीएनए जब सीपीआर ने बनाया तो वो ये नहीं सोच रहा था कि यार ये वहाँ के आम जनमानस में तो उसकी जानकारी उसने दे रखी है, अमेरिका के हेल्थ एजेंट्स को इसकी जानकारी है, लेकिन ये चीजें जब बाहर जाएगी तो बाहर के लोग इसको कैसे जानेंगे, और वो भी भारत जैसे देश में। You know, my colleague, my friends, what they tell me always, Dr. Dwivedi, why you are wasting your time? Instead of giving 2 hours in Sanveem Varna, you would have seen your own patient. ये 2 घंटा Sanveem Varna को दे दो, 2 घंटे में उनका पेशेंट देखो। And if I charge one patient OPD fee is 1000 rupees, और मिनिमम मैं 10 पेशेंट को एक दिन में देखूंगा, तो उन्हें कमाया कितना? 10,000, 10,000 rupees. What I get in return here? मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। गवर्नमेंट डॉक्टर्स मतलब I have full authorize to any moment at any time बड़े से बड़े हॉस्पिटल को सीज करने का। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ये पावर होता है। राजकीय चिकित्सा अधिकारी एक शब्द होता है। हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है? गवर्नर्स होती है। स्टेट्स की गवर्नर जितने भी प्रोविंशियल डॉक्टर्स होते हैं वो हर स्टेट की गवर्नर होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हमारे जो नियुक्ति पत्र है ना उस पर आनंदीबेन पटेल का साइन होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। और ये डॉक्टर्स कुछ लिख देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसको एडमिट करता है, उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो सकते आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, एम्स चले जाओ, मेदांता चले जाओ, मैक्स चले जाओ, फोर्टिस स्कॉट चले जाओ, ऐसे को मैं कोड आपको नहीं मालूम,
कोर्ट मानेगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स की वर्डिक्ट होगी तो ही कोर्ट आपकी बात को मानेगा, अदरवाइज नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स का मानना है कि हम 2 घंटा बर्बाद करते हैं। देखो उनका थॉट प्रोसेस है, हर व्यक्ति का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, जो जिस हिसाब से सोचता है मेरे लिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर शायद मैं इस चीज को सोचता तो आज मैंने भगवान विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि पूरे स्टेट एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द स्टेट में 82 लाख लोगों की सेवा करेगी, 82 lakhs सिंगल बाय माय सेल्फ। मेरी सैलरी का हर एक रुपया इन्हीं से चीजों पे जाता है। फॉर्चुनेटली होंगे कि दैनिक जागरण जैसा अखबार आपके पास आके खुद इस चीज को अप्रोच किया और ये चीजें आपके नॉलेज में डाला। थैंकफुल टू दैनिक जागरण, अदरवाइज दैनिक जागरण जैसा अखबार नंबर देखता है, कंपटीशन कॉर्पोरेट सेक्टर से नंबर होंगे तो ही वो आपको अप्रोच करेगा, अदरवाइज विल नॉट नेवर अप्रोच यू। और दैनिक जागरण पिछले 12 दिनों से ये कार्यक्रम अनवरत चला रहा है, आगे भी चला रहा है। वाराणसी जनपद में ही नहीं, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में दैनिक जागरण ये कार्यक्रम चला रखा है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ, हर जगह वो ये कार्यक्रम चला रहा है। पर व्हाट, कुछ तो उसने सोचा होगा। तो बच्चों ध्यान से चीजों को सुनिए और जितने सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, nobody tells you, nobody ever, पहले डॉक्टर्स आएंगे ही, उसके बाद समय नहीं। और डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है ना, इज द मोस्ट इगोइस्टिक कम्युनिटी, सीधे मुंह आपसे बात तक नहीं करेगा। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल डॉक्टर्स की नहीं, फीमेल डॉक्टर तो हवा में उड़ जाती है। अगर कहीं वो लड़की डॉक्टर बन गई ना, तब तो गुजरने नहीं देगी तुम्हें अपने आसपास से। स्पेशली व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ हम वेंट थ्रू हम गुजरे, हम जितनी जगहों पे काम किए हैं लोगों को दिए। एक अंग्रेजी में कहा गया है ना, मैन इज नोन बाय हिज ओन कंट्री। संस्कृत में कहते हैं कि कंसर्न जात दोष बुरा, व्यक्ति के दोष और अवगुण उसके कम्युनिटी से जाने जाते हैं। जिस कंपनी में, जिस टीम में वो रहता है, उससे उसकी अच्छाई और बुराइयां डिसाइड की जाती है। 10 लोगों की टीम है, उसमें 9 बच्चे सिगरेट पीते हैं, 10वां नहीं पीता है, वो गलत में खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं पीते तो लोग नहीं मानेंगे। तो ये चीजें जो आपको बताई जा रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें बहुत स्लो मोशन में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताई जा रही है। इसी की पेशेंट का अगर ब्रीदिंग हमें चेक करना है तो गाइडलाइन कहती है कि रेडियल पल्स और कैरोटिड आर्टरी देखते हैं। आपको पता है रेडियल पल्स कहाँ होती है? रेडियल पल्स यहाँ होती है, होठी के पास, ठीक। और हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ बैठे हुए सारे बच्चों को इसकी जानकारी है रेडियल पल्स के बारे में, कैरोटिड आर्टरी के बारे में। मेडिकल साइंस में बीमारी होती है पल्सेस पैराडॉक्सिकस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका पल्स गायब होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। उस दौरान अगर आप उसका पल्स देखेंगे तो हो सकता है वो पल्स मिले ही। आप सभी यूज्ड टू नहीं है ये काम के लिए, इट्स नन ऑफ योर जॉब। मैंने आपको बताया टीचिंग इज एन आर्ट। माय फादर इज बीइंग अवॉर्डेड बाय पद्मश्री, पद्म भूषण, देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। आप सभी गूगल से अपडेटेड हैं, आप डालिए अपना नाम प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, यू विल फाइंड आउट दैट वो व्यक्ति है कौन। मेंबर्स इन लोकसभा आयोग प्रयागराज। तो रेडियल पल्स हर आम आदमी नहीं दे सकता। हमारे मम्मी लोग हैं वो उसको नहीं समझ पाएंगे, कैरोटिड को नहीं समझ सकते। तो ये सारी चीजों को बताने का मतलब क्या होगा? बेसिक चीजें वही बताइए जो आम जनमानस के दिमाग में बैठे। सांस चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है कि कानों को मुंह और नाक के पास ले जाइए और छाती और पेट वाले हिस्से को कितनी तक देते हैं देखेंगे 10 सेकंड। देखिए कैसे देते हैं, नाक और मुंह के पास लेंगे और 10 सेकंड तक छाती और पेट वाले हिस्से को देखेंगे। 10 सेकंड ऐसे देखूंगा मैं। अगर व्यक्ति की सांसें चल रही है तो आप सीपीआर देंगे या नहीं देंगे? बताइए। अगर सांसें चल रही है तो आप सीपीआर देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। सांसें नहीं चल रही तो सीपीआर देंगे? सांस चेक करने की प्रक्रिया कितनी देर तक करेंगे? सीपीआर कितने समय के अंदर स्टार्ट करेंगे? 3 मिनट। ओके, डेंजर साइड में लिया, रिस्पांस
दोनों कंधों पे मारा, दोनों कानों में पूछा, शाउट मदद के लिए चिल्लाया, एक को हमने हटा दिया। बी ब्रीदिंग, सांस कितनी देर तक चेक किया। अब अगला स्टेप क्या है? सी फॉर कंप्रेशन। सी फॉर हमारे हार्ट की सिचुएशन कहाँ होती है, दिल होना कहाँ होता है? हम आपसे कहेंगे हमारे हार्ट की सिचुएशन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में होती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम कहाँ होता है? कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन गाइडलाइन मेडिकल कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने जो बनाई तो यही चीजें बोल रही है। कंप्रेशन कितनी देर देना चाहिए? 100 से 120 बार देना चाहिए। ब्रीदिंग कितनी देर तक चेक करना चाहिए? 10 सेकंड। समय सीमा कितनी होनी चाहिए? 2 मिनट। ये सारे बेसिक और यूबिक्विटस और कॉमन, ये सारा बेसिक चीज है। ना उनको ये समझ में आएगा, ना उनको ये बताने की जरूरत है। तो हमने बताया आपका हार्ट का होता है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में। आपको समझ में आया लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में होता है। लेकिन अगर ये बताएंगे कि हमारे हार्ट की सिचुएशन, हमारे दिल की सिचुएशन सेंटर में होती है, सेंटर में होती है, कहाँ होती है? सेंटर में होती है। अब प्रश्न उठता है कि सेंटर चेस्ट का या छाती का कैसे होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि सेंटर या केंद्र बिंदु छाती का कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीका है कि हर व्यक्ति के जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स के बीचों बीच हमें छाती का सेंटर मिलता है। ठीक है, हमें छाती का सेंटर मिलता है। उस सेंटर के एरिया में हमें अपने हाथ का जो हार्ट सरफेस एरिया है, ये हिस्सा बीच में रखेंगे। कैसे बता रहे? निप्पल्स के बीचों बीच सेंटर, यहाँ रखेंगे अपने हाथ का हार्ट सरफेस के बीच। ध्यान रखेंगे कि उंगलियां ऊपर की तरफ हो। देखा है आपको? देखो उंगलियां यूं नहीं होनी चाहिए, वरना प्रेशर या दबाव कहाँ जाएगा? सब जगह जाएगा। हम क्या चाहते हैं? प्रेशर या दबाव कहाँ जाए? सिर्फ दिल पे, सिर्फ हार्ट पे। दूसरा, ये जो तकनीक हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इतनी जरूरी इसलिए भी है कि हमें जो छाती पे दबाव डालना है, चेस्ट पे जो कंप्रेशन डालना है, वो 2 इंच गहरा होना चाहिए। डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 इंच। सांसें कितनी देर तक चेक करनी है? सांसें कितनी देर तक चेक करनी है? ठीक है, कितनी देर तक स्टार्ट करना है? डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 2 इंच। तो हमें जो छाती पे दबाव डालना है कितना होना चाहिए? 2 इंच। आधा इंच होगी छाती दबा के बताइए, दबाइए, बराबर नहीं दबेगी। क्यों? पहली बात की तकनीक से नहीं है, दूसरा आसान नहीं होता 2 इंच छाती को दबाना। जब आप छाती को दबा रहे होते हैं, चेस्ट को कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? शरीर के आकार में बदलाव ला रहे होते हैं। इतना आसान नहीं होता 2 इंच छाती को दबाना। सिक्योरिटी करना आसान होता है? नहीं। उसी प्रकार शरीर के आकार में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस प्रकार? छाती का सेंटर ढूंढा, हाथ का मजबूत हिस्सा बीच में, ठीक? पहले हाथ को दूसरे हाथ से यूं जकड़ लिया, ऐसे। कोई पैटर्न नहीं है कि कौन से हाथ आगे हो, ये हाथ भी आगे हो सकता है और ये भी हाथ आगे हो सकता है। आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप हाथ को, कोई भी हाथ को आगे या पीछे रख सकते हैं। हाथ को ऐसे रखा, पहले हाथ से दूसरे हाथ को यूं जकड़ लिया। अब अपनी कलाई, ये जो हिस्सा है कलाई, कोहनी और कंधा, इस तीनों को लॉक किया एक सीधी लाइन में। एक सीधी लाइन में लॉक करने के बाद हम छाती पे 30 बार दबाव डालेंगे। 30 टाइम कंप्रेशन होगा। डेप्थ कितनी होनी चाहिए कंप्रेशन की? 2 इंच। 30 बार कंप्रेशन लेने के बाद 2 बार सांस हम अपने मुंह से व्यक्ति के मुंह में लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 30 बार कंप्रेशन किस लिए है। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 कंप्रेशन दिया। 30 बार दबाव देने पे हमारी सांस चलेगी। गाइडलाइन कहती है कि 100 to 120 टाइम्स पर मिनट आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। 100 से 120 बार आपको छाती को दबाना है 1 मिनट में। ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाक को यूं दबाएंगे। सांस देने से पहले आप नाक को यूं दबाएंगे। नाक क्यों यूं दबाते हैं पता है? नाक इसलिए दबाया जाता है कि अगर हम नाक नहीं दबाएं और फिर सांस देंगे तो सांस बाहर आ जाएगी। ठीक। नाक को दबाते हुए सिर को ध्यान से पीछे की तरफ करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्या होता है, कभी कभी जो व्यक्ति गिरता है तो हो सकता है सांस की नली पे, विंड पाइप पे जो आपका जीभ है, आपकी जो टंग की पोजीशन है वो मुड़ जाए और वो सांस की नली पे लग जाए, जिससे सांस की नली बंद हो जाएगी। तो इमरजेंसीज में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके मुंह को देखते हैं। ये मुंह के अंदर जो जीभ है हमारा, वो कहीं उसके विंड पाइप पे जाके लगा हुआ नहीं। ठीक है। सेम एनर्जी अगर आप बाहर रहेंगे और वो जीभ उस विंड पाइप पे या सांस की नली पे लगा हुआ है और उसके बाद अगर आप 2 बार सांस दे रहे हो तो वो सांस अंदर नहीं कर पाएगा क्योंकि पैसेज ब्लॉक है। उस पैसेज को खोलने के लिए आपको सिर को पीछे करना पड़ेगा। ठीक। समझ में आया? 30 बार दबाव देने के बाद आप नाक को दबाएंगे और सर को पीछे की तरफ करेंगे। अब हम अपने मुंह से व्यक्ति के होठों को चारों तरफ सी बनाते हुए 2 बार सांसें अंदर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम सांस देंगे तो क्या होगा। देखा आपने? व्यक्ति की सांसें ऊपर की तरफ। अभी तक मैंने ऐसी कोई भी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताई जो आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती। और अगर ये नहीं बैठेगा तो आप पूरी तरीके से डम है। The word used is dumb. Why am I using? Because I knew that this language are very complicated. जो हर साल के जो एग्जाम्स होते हैं ना हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ फेल हो जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। और अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने जो सर्टिफिकेशन इश्यूज किए उसकी जो वैलिडिटी है, जो सर्टिफिकेट की वैधता है जिस पर बनी है 1 साल, 1 साल के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए कोई प्रोफेशन है, हमारा पेशा है, हम उसको कैसे चलाते हैं जानते हैं। हमारे घर में हमारी सिस्टर्स को जानती है, हमारे फादर्स को जानते हैं, हमारी वाइफ इसको जानती है, हमारा ड्राइवर इसको जानता है। मेरा जो ड्राइवर है ना पूरा लैस है, हम नहीं रहेंगे वो बता देगा, इतना उसको पता है। तो वो देख रहा है, वो चीज को देख रहा है, सर इंपॉर्टेंस है। वो जानता भी है कि सर हमारे कितना पैसा नोट छापते हैं। ऐसी आवश्यकता मुझे भी पड़ सकती है। मैं कोई ओल्ड एज पर्सन तो हूँ नहीं, लाइफ मेरे पास बहुत आगे बढ़ेगा, पैसा आपसे ज्यादा मुझे रिक्वायर्ड है। चेस्ट कंप्रेशन लिया, नाक दबाया, 2 बार सांसें ली। फिर आप क्या करेंगे, फिर 30 बार दबा देंगे, फिर 2 बार सांसें लेंगे, फिर 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार सांसें लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कब तक करें? कोई तो समय सीमा निर्धारित होगी। गाइडलाइन कहती है कि 2 मिनट करना है, लेकिन हम गाइडलाइन से इत्तेफाक नहीं करते। लास्ट में आपको बताएंगे क्यों नहीं इत्तेफाक करते। वो बताना हमेशा मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि हर लास्ट सेशन को चीजें मैं बताता हूँ, क्योंकि इस हॉल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति भी इस चीज को ध्यान से सुन लिया तो हमारा टीम का यहाँ आना सार्थक है। वी नेवर एक्सपेक्ट एवरीबॉडी, किसी से भी उम्मीद नहीं करते कि सीखे, लेकिन कोई एक भी इवेंट आप वो व्यक्ति जो खड़ा है ना वहाँ पे, वो भी इस चीज को सुन लिया, वो माइक वाला वहाँ पे खड़ा है, वो इस चीज को सुन के दैट्स इट, ओके फाइन, हमारा यहाँ चरितार्थ हो गया। हम कभी भी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि सभी इस चीज को जाने, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में सेम होते हैं। जो नंबर ऑफ न्यूरॉन आपके दिमाग में है वही मेरे में, और वही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, उनके दिमाग में अंतर ये होता है कि आप उस न्यूरॉन को कितना यूज कर पाते हैं। तो समय सीमा क्या है? गाइडलाइन के हिसाब से 2 मिनट, 2 मिनट के बाद रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 3 स्थिति में सीपीआर को रोकेंगे। 3 स्थिति में सीपीआर को आपको रोकना है। पहला, जब आप इतने थक जाइए कि आपके लिए मुश्किल हो जाए सीपीआर करना। भाई आप थक जाएंगे तो सीपीआर नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। दूसरा, मेडिकल टीम आ जाए, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स आ जाए, तब आप रुक जाइए। तीसरा, अगर व्यक्ति जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए तो जो उसमें लगे हो सकता है, ठीक है, तो रुक जाए। अब पता कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति जीवित हो गया? सबसे पहले उसके हाथ पैर के उंगलियों में मूवमेंट दिखेंगे, हाथ पैर की उंगलियां हिलते हुए दिखे तो आपको समझना है व्यक्ति जीवित हो गया, आपको रुक जाना है। दूसरा, व्यक्ति के बंद आंखों में कोई मूवमेंट दिखे, कोई ब्लिंकिंग हो तो आपको समझना है व्यक्ति जीवित हो गया, आपको रुक जाना है। तीसरा, व्यक्ति क्लियरली कुछ कह दे, कुछ आवाज निकाले, कुछ बोल दे, तब आपको समझना है व्यक्ति जीवित हो गया, आपको रुक जाना है। तीन स्थिति क्या है? जब आप थक जाइए तो रोक दीजिए, मेडिकल टीम आ जाए तो रोक दीजिए, या व्यक्ति जीवित हो जाए। जीवित हो जाएगा मतलब हाथ पैर के उंगलियों में हलचल आपको दिखे, आंखों में कोई हलचल दिखे, या मुंह से वो कुछ बोल दे। ये 3 कंडीशंस में है। अगर व्यक्ति आता है तो आपको सीपीआर को रोक देना है, अदरवाइज सीपीआर आपको कंटिन्यू करते रहना है। देखिए, आप सभी को सीपीआर के बारे में जानकारी है, आप सभी सीपीआर एक्सपर्ट्स हैं। क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ओल्ड एज का होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, 75 एज होती है, 85 एज होती है, 80 साल होता है, दुबला पतला होता है, अचानक आपके सामने वो जमीन पे गिरता है। आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, आप देखते हैं उस व्यक्ति का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई उसकी सांसें नहीं चल रही होती, कोई मूवमेंट नहीं होता, आप सीपीआर उसको देना स्टार्ट करते हो। देंगे सीपीआर देते हो, 1 2 3 4 5 6 7, अचानक आवाज आ रही है कक 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 कक, क्या हुआ? हाँ, जिप्स टूट गया, हड्डी टूट गई, ठीक है, यही ना? अरे बाप रे बाप, बवाल हो गया, चले थे बचाने, हड्डी तो उसका और एक नहीं 3-4 हड्डियां तोड़ दी। अब आप बताइए कि आप सीपीआर दे रहे हैं, ठीक है, और सीपीआर के दौरान रिब्स टूट रही है, 1 2 3 4 हड्डियां टूट गई, तो आप उस मोमेंट पे सीपीआर देते रहेंगे या रुक जाएंगे? कोई एक बताए, कौन बताना चाहता है? खड़े हो, बताए। हड्डी टूट रही है व्हाइल परफॉर्मिंग सीपीआर, तो आप सीपीआर देंगे या नहीं देंगे? बताओ। एक्चुअली देंगे, क्योंकि हड्डी वापस टूट भी सकती है, बट उसकी लाइफ बचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंशिका सिंह। वंशिका सिंह, यूज टू लाइफ फॉर ठेठ में कहावत है, नाचे गाए छेड़े तान ताके लाखे दुनिया। आप सब बड़े नॉलेजफुल हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, सभा में व्यक्ति अगर नहीं बोलता है ना तो मेरे लिए वो जीरो होता है, कंप्लीट जीरो। सभा में बोलने वाले लोगों की पूछ होती है, लोग बोलते हैं सर मेरे को तो पता था लेकिन इतनी भीड़ थी, मैडम से डर गए, सर से डर गए, आवाज नहीं होती, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके नॉलेज से क्या मतलब है जब आप इतने बैठ करके जवाब दें? वंशिका इज एब्सोल्युटली राइट, इसीलिए मैंने उसको तालियां बजवाई, क्योंकि वो इस चीज को बताई। गलत भी बताती तो उसके लिए तालियां डिजर्व करती थी, क्यों? खड़ी होकर जवाब दी, बताया उसने, और वो भी आंसर 101% राइट था, क्योंकि हड्डियां जो टूट रही है वो बाद में जुड़ भी जाएगी, लेकिन जान नहीं बचाई गई तो
जुड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो सकते हड्डी तोड़ना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, नहीं टूटी तो छाती पे रखो तो जब नहीं करते, ठीक है। टूट जाती है तो वो एक तरीके का एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जो बाद में जुड़ भी जाएगा। आप सभी को हेडेक होती है, सर दर्द होता है, और सभी सर दर्द की गोलियां लेते हैं। आपको पता है इस गोली से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कल एग्जाम है, कल मीटिंग अटेंड करनी है, कल हमें अपने काम पे जाना है, दवा लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने सर दर्द को खत्म करना। एसिडिटी आर अ काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट। हड्डी टूटना वो एक एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जो बाद में जुड़ भी जाएगा। बाय द टाइम जो हड्डियां टूट रही है वो बाद में फ्यूज भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ध्यान देना चाहिए तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा हड्डी जोड़ेगा। ये तो एक बड़ों की बात है। अब आपको पता है छोटे बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट होता है, छोटे बच्चे भी मरते हैं। 1 साल से जो 7 साल के उम्र का जो बच्चा होता है ना, उनको सीपीआर हम 2 हाथों से नहीं देते हैं, उनको सीपीआर सिर्फ 1 हाथ से देते हैं, ठीक। 1 साल से 7 साल के बच्चे। उसी प्रकार 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सीपीआर हम 1 हाथ से भी नहीं देते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, 2 उंगलियों का इस्तेमाल, 2 उंगलियों का, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव ये आता है कि जो आपका सेंटर है, सेंटर मतलब निप्पल के बीचों बीच का जो सेंटर है उससे जस्ट नीचे आप 2 उंगलियों से 1 साल से कम उम्र के बच्चे को सीपीआर देंगे, ठीक। अब क्या होता है कि बड़ों में आपने जो मुंह में सांसें ली, मुंह ढक करके आपने 2 बार उसको सांसें दी, यह बड़ों में। अब 1 साल से कम उम्र के बच्चों को आप सांसें किस प्रकार देंगे भाई? 1 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसके जो मुंह और नाक का जो डायमीटर होता है ना, वो इतना छोटा सा होता है। आप सभी के घरों में रिलेशन में बच्चे होंगे 1 साल से कम उम्र के, आपने देखा होगा, और आपका मुंह इतना बड़ा, बच्चा देख के डर जाएगा, उसको नहीं पता कि 11th पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, एडमिशन करेंगे। 1 साल से कम उम्र का बच्चा, 8 महीने का, 9 महीने का, 7 महीने का बच्चा, उसका मुंह ना इतना ही छोटा होता है। मुंह खोलेंगे तो बहुत आसानी से उसके मुंह और नाक को अपने मुंह में ले लेंगे, ठीक। बच्चे को 1 साल से कम उम्र के बच्चे को केवल मुंह में सांस नहीं लेंगे, मुंह उसके मुंह और नाक को ढक करके दोनों में सांस लेंगे। बच्चे को सांस देते समय ये ध्यान रखना है कि सांस जोर से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 1 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है उसके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो प्लास्टिक के बैग्स की तरह पतले होते हैं। आपने जोर से सांसें भरी नहीं, वो फटा है। इसलिए बच्चों के केस में, 1 साल से कम उम्र के बच्चों के केस में जब आप सांसें दे रहे हैं तो आप छाती की तरफ देख रहे हैं, चेस्ट की तरफ देख रहे हैं, हल्की सी भी छाती ऊपर उठी तो आप उठ जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ से तैयार कर देते हैं, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसको चूज क्यों किया, जो लास्ट है, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे कि आप में से 4-5 लोग बुलाए गए कि आप इसको करिए कैसे किया जाता है। हम जब गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आए थे तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में यहाँ वर्क करते थे। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल यहाँ एक है महमूद गैलेक्सी हॉस्पिटल, दैट वाज माय सेकंड हॉस्पिटल। फर्स्ट हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट का जहाँ मैंने काम किया था वो जयपुर फोर्टिस स्क्वाड्स में था। बनारस में आ गया तो बनारस में सबसे पहला हॉस्पिटल जो मैंने ज्वाइन किया कॉर्पोरेट का वो गैलेक्सी था। कार्डियोलॉजी सेक्शन में काम करता था एज ए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्डियोलॉजी। विश्वनाथ मंदिर के पास एक मंदिर है काशी करवट, आपने सुना होगा, हमें से कुछ लोगों ने सुना होगा, जो बनारस में वो जरूर सुने होंगे। वहां के प्रीस्ट मतलब पुजारी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, अचानक गिले गले होती है और मौत हो जाती है। पंडित जी जब जमीन पे गिरते हैं तो उनके 2 लड़के, एक की उम्र 45 और सेकंड में 35-36 के आसपास था। बड़े वाले लड़के ने सीपीआर
CPR परफॉर्म करना चालू किया पंडित जी। ध्यान से सुनिएगा। I don't know from where he learned CPR, but उसने CPR देना स्टार्ट किया। उसी बीच उसने छोटे भाई से कहा कि फोन लगाओ हॉस्पिटल में, पिताजी को कुछ हुआ है। वो फोन हमारे हॉस्पिटल में लगता है, हमारे यहाँ से बड़ी एम्बुलेंस, कार्डियक एम्बुलेंस निकलती है पंडित जी को लेने के लिए। महमूद में गैलेक्सी हॉस्पिटल है और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो काशी करवट में वो चौक पास फाटा है, उस एरिया का नाम है। वहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय लग जाता है एम्बुलेंस को पहुँचने में। सड़कें बहुत वाइडनिंग और रोड तो है नहीं बनारस की। 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुँचता है, 1 घंटे। जब एम्बुलेंस पहुँचता है तो पंडित जी का लड़का, जो बड़ा वाला लड़का है, वो CPR परफॉर्म करता रहता है, लगातार CPR चेस्ट कंप्रेशन देता रहता है। हमने आपको क्या बताया गाइडलाइन में बताया कि आप CPR 3 स्थिति में रुकिएगा। पहला, जब आपका चाहिए या मेडिकल टीम आ जाए, तो नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार उस लड़के को तो रुक जाना चाहिए था। टीम ने कहा कि रुक जाओ, हम इसको देखते हैं। मैंने आप ले चले इनको हॉस्पिटल, हम करते हैं। टीम ने कहा ठीक है, एम्बुलेंस में रखते हैं, एम्बुलेंस में वो CPR करते हैं। हमारे पास पेशेंट गैलेक्सी में लाया गया। हमारे सिस्टम था कि जो जिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते थे वो ही पेशेंट को आके देखते थे, वही पेशेंट की प्रॉब्लम्स को बताते थे और वही पेशेंट को डिक्लेयर करते थे वो मर गया है जीवित है। हमारे एमरजेंसी डॉक्टर ने फोन किया हमें, हम कार्डियोलॉजी सेक्शन CCU में थे, 3rd फ्लोर पे हमारा CCU था। वहाँ फोन आया, हम लंच करके 2-2:30 बजे का दोपहर का टाइम हुआ होगा, हाथ धो रहा था, फोन आया, फोन उठाया हमने, बोला कि बहुत एक पेशेंट आया हुआ है, पेशेंट मर गया है, नीचे आके इसको डिक्लेयर कर दीजिए। ये हमारा रोज का काम रहता था। मैं आता हूँ, हाथ धो करके सीधे 3rd फ्लोर पे नीचे गए, इमरजेंसी में एंटर होता हूँ, पूछता हूँ भैया कहाँ है पेशेंट, बोला बस बेड नंबर 3 पे है। बेड नंबर 3 पे जैसे ही मैंने उसको देखा, पेशेंट के ऊपर रखा हुआ जो मॉनिटर है उसकी ECG लिटरली चल रही थी, ठीक है, ये ECG लिटरली उसकी रन कर रही थी। धीरे से मैंने अपने कलीग डॉक्टर्स के कान में बोला कि भाई जिंदा है। वो भी पकड़ के देख रहे थे, ECG तो चल रही है। बोला बॉस मर चुके थे। ये दोनों कन्वर्सेशन हमारे उसके कान में ही हो रहे थे। अगर वो पहले डिक्लेयर कर देता तो हो सकता था, हो सकता था किसी की लाइफ को वो जीवित था, मुझे वो मरा हुआ है, तो नाराज होगा कि नहीं होगा फैमिली वाले? और नाराज भी होंगे, वो किस लेवल पे नाराज हो रहे हैं उसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। उसके सीधे करीब डॉक्टर ने ड्रॉप बोला और ECG दिखाई। ECG जो उसने मुझे दिखाई वो लिटरली फ्लैट ECG थी, सीधी लाइन की ECG। पंडित जी वाकई में मर चुके थे। हमने बिना टाइम वेस्ट किए वे परफॉर्म सेकंड ECG। उस ECG को परफॉर्म किया, उसमें एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई था, हार्ट के बहुत बड़े हिस्से में खून का धक्का लगा। देन वी परफॉर्म इको में हार्ट की फंक्शनिंग 25% था। हार्ट जो हमारा ऐसे से धड़कता है उनका हार्ट ऐसे से धड़कता। लड़की को बुलाया और बताया आपने कि देखो इनको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक आया हुआ है, 3 दिन तक इनकी लाइफ रिस्क में रहेगी और एट एनी मोमेंट ये मर सकते हैं। अब बताओ क्या करना है? उस दिन डॉक्टर साहब आपके पास लेते हैं, आपको जोर से नहीं लगे आपकी चीज। फाइन, कंसेंट फॉर्म था, कंसेंट फॉर्म में ये लिखा गया था कि डॉक्टर साहब ने हमें हमारे मरीज की स्थिति के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है उसके लिए अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल प्रशासन या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। साइन पेशेंट को सीधे हम लोगों ने CCU को लिया और वो सारी दवाइयाँ चलाई जिसका हमने आपको इनिशियल में बताया था, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट स्टैंड फॉर ACLS। वो सारी दवाइयाँ जो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर यूज होती है, हृदय संबंधित दवाइयाँ, वो ACLS के अंदर आती है।
वो सब दवाइयाँ उनको पंडित जी को 3 दिन में चलेंगी। 3 दिन के बाद जब पंडित जी स्टेबल हुए, नॉर्मल हुए, then we perform angiography. Angiography is a kind of test to rule out कि हार्ट के किस नस में कहाँ ब्लॉकेज है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी करने के बाद सारा काम इनका जो पूरा होगा 14-15 दिन में हमारे हॉस्पिटल के सीसीयू में होते हैं। जब उनका हम लोगों ने डिस्चार्ज प्रिपेयर किया, आई वाज देयर, एडमिट भी मैंने किया और डिस्चार्ज मैंने उनको किया। पंडित जी हम और आप वो क्या कपड़े पहनते होंगे जो वो कपड़े पहनते हैं, सिल्क का कुर्ता और धोती, लंबे चौड़े थे, 6 फीट की उनकी हाइट थी और वो 5-10 के आसपास उनकी हाइट थी और वो फ्रेगनेंस उनके इत्र से आ रही थी जो इत्र उन्होंने लगाई थी। हमेशा 24/7 हमारा सीसीयू, हमारा हॉस्पिटल दवाइयों से महकने वाला हॉस्पिटल उस दिन उनके इत्र से महक रहा था। हम सेकंड फ्लोर पे आए तो मुझे यार इतनी अच्छी महक कहाँ से आ रही। ऊपर हो गया सीसीयू कहाँ वो महक रहा था। हमारे आगे तो वो सेट डिओ नहीं लगाते थे, लगा के बाहर निकला नहीं क्यों गया तो वो मैं कह रहा सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो क्योंकि वो जिस जगह से रहने वाले थे बनारस के पक्के वहाँ से, वहाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनारस के पक्के बनारसी होते हैं, वो चीज़ें जाते थे कि वेटेज किसका होता है, दिखावे पे नहीं करते थे। उन्होंने हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर अजय पांडे का लिटरली बैग पकड़ लिया एंड स्टार्टेड मीटिंग, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। डॉक्टर पांडे ने उनसे कहा पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? सर आपने हमारी लाइफ बचा ली। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक चीज आप जानते हैं, आपकी लाइफ हमने नहीं बची, न यहाँ किसी डॉक्टर ने आपकी लाइफ बचाई। आपको जिसने बचाया था ये जो बड़ा वाला लड़का जो आपको जिस समय आप मरे थे उस समय वो जिस समय आपको ये लेके आया था तो मर चुके थे, हमारे नाम मरे हुए लाए थे। पुत्र जैसे शब्द को चरितार्थ करने वाला जो कोई था वो लड़का। आई वाज देयर। चीजें लोगों को अनुभव से पता चलती है बच्चों। जब आप समाज में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग यहाँ कैसे कैसे। एक फिश एक्वेरियम होती है, फिश एक्वेरियम सुने हो ना? वो मछलियाँ उस फिश एक्वेरियम में रहती हैं तो वो सोचती हैं कि उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनका संसार वही उनका संसार वो पूरा वो फिश एक्वेरियम है। उनको यही पता कि समुद्र है, बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पर। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना इसके पीछे बताने का एक बात यही कारण था। डॉक्टर पांडे ने जब पंडित जी चले गए उन्होंने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर द्विवेदी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है और हमारे हिंदुस्तान में तो इसकी जानकारी किसी को नहीं है। एनडीआरएफ टीम को इसकी जानकारी है। एनडीआरएफ जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में एनडीआरएफ पहुंचता है। पुलिस को किसकी जानकारी नहीं, ट्रैफिक पुलिस को किसकी जानकारी। समय समय तो ये लोग अब बताना चालू किए हैं डिमांड ऑफ द टाइम। और उसको कह रहे हैं ना कि हमारे एजुकेशन में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये सिलेबस में नहीं। तो अभी हम लास्ट ईयर्स इसके लिए एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने इमीडिएट सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेस में इसको मैंडेटरी कर दिया गया। आई विल शो यू द सर्कुलर। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, वो देखिएगा। हमने आपको बताया ना कि दोनों उंगलियों को कैसे मिलाया जाता है, ये बताया आपको। अब आगे बढ़ो, आगे तेरे रखो हथेलियां
जानकारी, उनको गाइडलाइन से कुछ लेना देना नहीं है, और गाइडलाइन आप भी नहीं समझ पाओगे। एक आपको इसलिए नॉलेज में डाल दिया कि आप पढ़े लिखे हो, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये सारी चीजें एज क्वेश्चंस आती है। आप सीपीआई के बारे में जानते हो कि ये फर्स्ट एड इमरजेंसी टेक्निक्स है, जिसको सबको पता होना चाहिए। तो आइए देखो सीनाओं पर आए हर बार, जीवन संजीवनी दो यार। ये रंजन जोशी जी है, बहुत लीडिंग दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं। भारत सरकार ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अवार्ड किया, ठीक है। इनके बेटे ने ये गाना गाया है। चलो 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है, कि सर को पीछे जो को आगे रखना है। रखना तुम पे और खुदा पे एतबार, 30 मिनट तक यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, कभी दिल की धड़कनें जगानी है। तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। जीवन संजीवनी दो यार, जीवन संजीवनी दो यार। अब आप में से सिर्फ 6 लोग यहाँ हैं, 6 वॉलंटियर्स वो वांट्स टू कम देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे मैं आपका हैंड पोजीशन कहाँ होना चाहिए, कितने कंप्रेशन होंगे, ठीक है। चेस्ट पे बीचों बीच आप यहाँ पर हाथ ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे और आगे, ठीक। यहाँ की थोड़ा और आगे, कितनी बार कंप्रेशन होंगे, हल करो। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद क्या करें, सेंटर पे ना बोलो, ठीक है। थोड़ा और दबाओ। और